हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। आज से हम लोगों की नई श्रृंखला प्रारंभ होने वाली है, वो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की श्रृंखला शुरू करने से पहले, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि समस्त वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे और इसी वीडियो में आगे कुछ और बातें होंगी जो कि होंगी अनुच्छेद 1 से संबंधित। तो अगर हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले आपके सामने ये है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम। 1 से लेकर 15 लेसन्स हम लोग पढ़ेंगे। पूरे के पूरे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को समझने के लिए हम लोग 15 लेसन्स का सहारा लेंगे। इन 15 लेसन से हम लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को। तो आपके सामने इस तरह से है। पहला है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा संविधान की प्रस्तावना, तीसरा है नागरिकता, उसके बाद चौथा लेसन है मूल अधिकार, पांचवा राज्य के नीति निदेशक तत्व, छठा है मूल कर्तव्य, सातवां कार्यपालिका, आठवां विधायिका, नौवां न्यायपालिका, 10वां है केंद्र राज्य संबंध, 11वें नंबर पे है कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, 12वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे आपातकालीन उपबंध, 13वें नंबर का जो लेसन होगा हमारा पंचायती राज व नगर पालिकाएँ होंगी। उसके बाद 14वां पे अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और अंतिम में संविधान संशोधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 15 लेसन्स में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। 15 लेसन कुल मिला के होगा हम लोगों का, और राज्य संविधान और राज्य व्यवस्था हम लोगों का हो जाएगा कंप्लीट। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पहला लेसन लेंगे भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, भाग 1 में है। कहाँ पर? भाग 1 में इसका प्रावधान है। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो ये हम लोगों का ये है पहला वाला जो लेसन है, वो भाग 1 में दिया गया है और अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में दिया गया है। और इसमें भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आगे हम लोग चलेंगे, इसी चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। आगे क्या है? संविधान का भाग 1 हम लोग पढ़ेंगे। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। कितने अनुच्छेद हैं? 1 2 3 4 5। एक पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। कुल मिलाकर 5 आर्टिकल्स हैं। 1 से लेकर 4 तक 5 अनुच्छेद हैं। इन पांचों अनुच्छेद में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 1, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत है, इसमें इस बात की चर्चा है कि भारत के राज्य क्षेत्र अर्थात इंडियन टेरिटरी में किस किस प्रकार की इकाइयाँ होंगी और उसका भारत संघ अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया के साथ क्या संबंध होगा। अनुच्छेद 1 से 4 तक कुल मिला के ये सारी बातें बताई गई हैं। ये सारे प्रावधान किए गए हैं कि जो भारत संघ है, भारतीय राज्य क्षेत्र में किस किस प्रकार के राज्य होंगे, कौन से संघ शासित क्षेत्र होंगे, किस प्रकार से सारा व्यवस्था होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, और इन सभी का, जैसे जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और सभी का केंद्र से क्या संबंध होगा, ये सारी बात यहाँ पे बताई गई है। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 1
में इस बात की चर्चा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किस किस प्रकार की इकाइयाँ होंगी। जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें किस किस प्रकार की इकाइयाँ, अर्थात आप इकाइयों का सेंस है यहाँ पे कि किस किस प्रकार के राज्य होंगे और किस किस प्रकार के संघ शासित क्षेत्र होंगे। ये सारी चीज़ें बताई गई यहाँ पे, किस किस प्रकार की इकाइयाँ होंगी और उसका भारतीय संघ अर्थात केंद्र के साथ उसका क्या संबंध होगा, उन सभी इकाइयों का केंद्र के साथ किस प्रकार से संबंध होगा। ये अनुच्छेद 1 से 4 अर्थात भाग 1 में प्रावधान किया गया है इस बात का। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो अब जबकि हम भाग 1 भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं और वो है भाग 1 में। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर 4 तक। तो 1 से लेकर 4 तक के सभी अनुच्छेदों को हम लोग बारीकी से बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, पहला अनुच्छेद है तो संविधान के अनुच्छेद 1 में 3 खंड हैं। कितने हैं? 3 खंड हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में 3 खंड हैं। कौन कौन से? एक है अनुच्छेद 1। 3 खंड कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 1 1, अनुच्छेद 1 1, अनुच्छेद 1 2 और अनुच्छेद 1 3। ये 3 उपखंडों में बटा गया है, 3 खंडों में बटा गया है। आप इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि जो 3 अनुच्छेद हैं इसमें, दरअसल जैसे अनुच्छेद 1 है तो 1 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है उसको सब अनुच्छेद, उप अनुच्छेद कहते हैं। तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 1, ऐसे पढ़ सकते हैं आप। इसको भी आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 2। इसको आप पढ़ सकते हैं अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 3 या आप ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 1। तो अनुच्छेद जो 1 है वो 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 और ये 3 भागों में बटा गया है अनुच्छेद 1। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, जो भाग 1 है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 3 की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1 के बारे में। तो ये क्या कहता है? अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1, इसमें क्या कहा गया है कि ये चीज़ें कही गई हैं, देख लीजिए। जो इंडिया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये चीज़ कहा गया है अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1 में। आपने सुना होगा कि अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है ज़रूर, लेकिन अगर और अंदर तक उसके तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद 1 के भी 3 खंड हैं। उसमें से जो पहला खंड है, पहले खंड में अर्थात अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 1 में ये चीज़ कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये चीज़ कहा गया है। अब हम लोग इस चीज़ को जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, प्रावधान किया गया है, इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला तो ये चीज़ है, 2 चीज़ आप देख रहे होंगे, एक तो ये है इंडिया और एक है भारत। एक ही देश के 2 नामों का प्रयोग क्यों किया गया? आखिर भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में क्या था, क्या आया कि एक ही देश के 2 नामों का प्रयोग किया उन्होंने? क्या ज़रूरत थी एक ही देश के 2 नामों का प्रयोग करना? तो या तो इंडिया ही कर सकते थे या तो भारत। तो इसके पीछे का जो कहानी है, इसके पीछे का कहानी ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान सर्वसम्मति से, प्रत्येक प्रावधान सर्वसम्मति से क्या होता था, उसमें शामिल किया जाता था संविधान में। जैसे मान लेते हैं
उदाहरण के लिए अनुच्छेद 1 को ही मान लेते हैं। जैसे ये आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 को अगर हम मान लें, इसको क्या करना है, संविधान में शामिल करना है अनुच्छेद 1 को। तो इसको शामिल करने से पहले इस पर चर्चा होगी, इस पे वोटिंग होगा, इस पे वोटिंग होगा। और एक उदाहरण ही ले रहे हैं, एक्यूरेट वो संख्या से आप मत जोड़िएगा जो यहाँ पे ले रहे हैं, बता रहे हैं। मान लीजिए कि संविधान सभा में 50 सदस्य हैं। कितने हैं? 50 मेंबर हैं। 50 मेंबर में से अगर 49 मेंबर क्या करते हैं, इसके पक्ष में वोट डालते हैं कि आर्टिकल 1 इसमें लिखा जाना चाहिए और इस तरह से होना चाहिए। एक सदस्य भी, इसमें से एक सदस्य भी अगर इसका विपक्षी है कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो शामिल नहीं किया जाएगा। ये था सर्वसम्मति से संविधान में प्रत्येक प्रावधान को लागू किया गया है, उल्लिखित किया गया है। तो ये चीज़ था, ऐसे काम चल रहा था संविधान सभा में, संविधान निर्माण के समय में। तो हुआ क्या, अगर ऐसा नहीं होने की स्थिति में क्या होता था, ऐसा नहीं होने की स्थिति में समायोजन किया जाता था। क्या? समायोजन। समायोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती थी कि जैसे अनुच्छेद 1 को उस तरह से, जिस तरह से इसमें लिखा गया है उस तरह से हम लोग शामिल नहीं करेंगे। तो जैसे एक जो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 1 को शामिल नहीं किया जाना चाहिए इसमें, तो उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे लिखा जाए। तो वो जो बताएंगे, तो 2 चीज़ें अनुच्छेद 1 में हो जाएंगी। एक तो वो जो 49 लोग चाह रहे हैं वो, प्लस एक तो वो जो चीज़ एक व्यक्ति चाह रहा है वो। तो वो समायोजन की प्रक्रिया से वो दोनों चीज़ें उसमें शामिल कर दी जाएंगी संविधान में। तो यही घटना घटी है यहाँ पे। आप देखिए क्या, अब चर्चा क्या था, चर्चा ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि देश का नाम जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भारत लिखेंगे। कुछ लोग हिंदुस्तान का भी नाम सुझा रहे थे कि हिंदुस्तान भी यहाँ पे लिखा जाना चाहिए या हिंदुस्तान ही लिखा जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे भारत ही लिखा जाना चाहिए और कुछ लोग कह रहे थे इंडिया लिखा जाना चाहिए। दरअसल जो भारत के पक्ष में थे उनका क्या तर्क था, वो लोग जो कहते थे कि भारत नाम होना चाहिए देश का, तो वो लोग क्या करते थे, वो भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पे बल दे रहे थे। जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति पे बल दे रहे थे, उनकी इच्छा थी कि देश का नाम भारत होना चाहिए। एक बार प्यार से और सुन लीजिए, जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा पे बल दे रहे थे, कौन? जो लोग भारत की प्राचीन परंपरा पर बल दे रहे थे, भारत की प्राचीन परंपरा पर, प्राचीन परंपरा पर बल दे रहे थे, वो लोग चाहते थे कि क्या हो, देश का नाम भारत होना चाहिए। ये लोग थे भारत के पक्ष में। किसके पक्ष में? इसके पक्ष में, भारत के पक्ष में थे। ये लोग चाहते थे कि देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए। वहीं कुछ नेताओं का क्या कहना था, कुछ नेताओं का ये कहना था कि जो देश है, जो ये देश है, इस देश का जो समस्त अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो समस्त अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, समस्त अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, वो किस नाम से हुए हैं? वो हुए हैं भारत नाम से। ठीक, इनका कहना था वो हुए हैं इंडिया नाम से। अंतर्राष्ट्रीय समझौते किस नाम से हो रहे हैं? इंडिया के नाम से। सभी के सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी इंडिया के नाम से हो रहे हैं और पूरे विश्व में देश को इंडिया नाम से संबोधित किया जा रहा था। उस समय पूरे विश्व में भारत को, इस देश को किस नाम से जाना जाता था? इंडिया नाम से जाना जाता था। तो उन लोगों का ये तर्क था कि पूरे विश्व में देश की पहचान इंडिया नाम से हो रही है।
यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत का नाम था वो इंडिया था। ये भी बड़ी बात थी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का नाम क्या था, यूएन में देश का नाम था इंडिया। ठीक, इंडिया नाम था यूनाइटेड नेशन में देश का नाम था इंडिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो हुए थे वो भी इंडिया नाम से हुए थे। और विश्व में जो चर्चित था और नाम इस देश का वो भी इंडिया ही था। तो ये 2-3 तर्क ऐसे थे वो लोग दे रहे थे सॉरी, जो लोग चाहते थे कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा जा रहा है इंडिया, वो लोग कहते थे कि देश का नाम इस जैसे जो लोग चाहते थे कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए, अगर ये चीज़ सर्वसम्मति से लागू हो गया होता तो होता कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होता? इंडिया कहाँ गया? वो होता इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, ऐसा होता। अगर जो लोग चाहते थे कि देश का नाम भारत होना चाहिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता? ये होता कि भारत राज्यों का संघ होगा। ऐसा होता, क्या होता? भारत राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार से ये अनुच्छेद होता। तो यही चर्चा चल रही थी, ये विवाद हो रहा था कि इंडिया को पूरे विश्व में इस देश को अभी नाम नहीं लेंगे, अभी नाम रखने की चल रही थी। यही चर्चा चल रहा था कि क्या नाम रखा जाए देश का। तो इस देश को पूरे विश्व में किस नाम से जाना जा रहा है? इंडिया नाम से जाना जा रहा है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में जो नाम है रजिस्टर देश का वो है इंडिया। दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं देश के, वो इंडिया नाम से हुए हैं। तो इसलिए इस देश का नाम संविधान में इंडिया होना चाहिए। ऐसा तर्क था कुछ लोगों का। कुछ लोगों का तर्क ये था कि भारतीय परंपरा पर जो बल देते थे, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यताओं पे जो बल देते थे, प्राचीन परंपराओं सभ्यताओं पे जो बल देते थे, वो चाहते थे कि देश का नाम भारत होना चाहिए। तो इस प्रकार से विवाद होता रहा। अंततः हुआ क्या कि वही समायोजन की स्थिति आ गई। तो समायोजन अपनाया गया, समायोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया और इन दोनों नामों को यहाँ पे रख दिया गया और इस प्रकार से हो गया हमारा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 इस प्रकार से हो गया। अब क्या था? अब इस पे भी थोड़ी सी बहस उठी थी कि पहले भारत होना चाहिए कि पहले इंडिया। ये भी तो एक चर्चा वाली बात है कि आखिर पहले भारत होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि देश का नाम भारत होना चाहिए वो लोग कहने लगे कि पहले भारत रखा जाए, और जो लोग कह रहे थे कि देश का नाम इंडिया होना चाहिए वो लोग कहने लगे कि पहले इंडिया होना चाहिए। तो इस पे बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई। इस बात पे सहमति बन गई क्योंकि जो संविधान सभा काम कर रही थी वो सारा काम हो रहा था इंग्लिश में काम होने की वजह से जो इंडिया है, इंडिया शब्द को पहले रख दिया गया और भारत को बाद में, और ये दोनों नाम ही हमारे देश के हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार से हो गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा भी हो सकता था। इस पे बहस चली थी, लेकिन इंग्लिश में लिखा जा रहा था संविधान सभा की प्रक्रिया जो है वो इंग्लिश में लिखित रूप से की जा रही थी, इसलिए पहले इंग्लिश में जो नाम है इंडिया उसको रख दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद हो गया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसके बाद एक और चर्चा बनती है, जो इस कथन में जो यूनियन शब्द है, संघ का जो ये अंग्रेजी शब्द है यूनियन, तो यूनियन ही क्यों रखा गया जबकि फेडरल स्ट्रक्चर क्यों नहीं रखा गया? संघात्मक व्यवस्था क्यों नहीं अपनाया गया? मतलब ये जो संविधान सभा के सामने ये
प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था कि भारत की शासन प्रणाली को एकात्मक ढांचे के अनुसार रखा जाए या संघात्मक ढांचे के। ये था उस समय सबसे बड़ा चुनौती था कि आखिर क्या किया जाए, देश को एकात्मक ढांचा दिया जाए, एकात्मक ढांचा दिया जाए या फिर संघात्मक, कौन सा ढांचा प्रदान किया जाए। तो अब देखिए, जो हमारे देश की ढांचा है वो है संघात्मक। इस चीज़ को अपना लिया गया और इस चीज़ को क्या किया गया, नकार दिया गया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? पहले तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारे संविधान निर्माताओं के लिए। ये चीज़ एक चुनौती भरा समय था, चुनौतीपूर्ण समय था कि आखिर हम लोग देश को कौन सा स्वरूप प्रदान करें, एकात्मक ढांचा प्रदान करें या संघात्मक ढांचा प्रदान करें। लेकिन अब अगर बात करें संविधान सभा के शुरुआती समय में, तो संविधान सभा शुरू में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में थी, राज्यों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी। जब राज्यों को अधिक स्वतंत्रता दे दिया जाएगा तो उसको हम लोग एकात्मक श्रेणी में रखेंगे। किसमें? एकात्मक। आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि अगर राज्यों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है, स्वायत्तता प्राप्त है और संघ को राज्यों की अपेक्षा कम, तो वो स्थिति है एकात्मक की। जब संघ मजबूत होगा और राज्य कमज़ोर हो जाएंगे तो ये व्यवस्था है संघात्मक की। ये मोटा मोटा समझने के लिए है इस चीज़ को। इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर संघ जो है वो कमज़ोर, संघ कमज़ोर है, तो संघ कमज़ोर जैसे ही हमने कहा तो इसमें ये निहित है कि राज्य मजबूत होंगे। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच सकते हैं, अपने दिमाग लगा सकते हैं कि अगर संघ कमज़ोर है तो राज्य की अपेक्षा कमज़ोर है। संघ अगर कमज़ोर है तो ये क्या है, संघ अगर कमज़ोर है तो वो एकात्मक ढांचा है। ठीक, एकात्मक ढांचा है, एकात्मक है। और राज्य अगर कमज़ोर है, राज्य कमज़ोर है तो वो क्या है, वो है संघात्मक ढांचा, संघात्मक ढांचा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक छोटी सी बात है इस चीज़ को समझने मात्र के लिए कि संघ अगर कमज़ोर हो और राज्य मजबूत हो तो एकात्मक ढांचा है, और राज्य कमज़ोर हो, संघ मजबूत हो तो ये संघात्मक ढांचा है। तो क्या है कि पहले जो संविधान सभा थी प्रारंभ में राज्यों को अधिक शक्ति देने के पक्ष में थी। तो इसका मतलब ये है कि एकात्मक ढांचा अपनाने के पक्ष में राज्य अधिक थी, वो संविधान सभा अधिक थी। ठीक, इसको ख़त्म करें पहले, ये ख़त्म। अब क्या है, आप इतना तो समझ गए कि इस प्रारंभ में संविधान सभा राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में थी। ठीक, इसका मतलब कि एकात्मक ढांचे को अपनाने के पक्ष में थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये राय बिल्कुल ही बदल गई। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद क्या हुआ, ये राय पूरी तरह से बदल गई कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने का मतलब ये है कि आगे चल के वो भारत देश की एकता और अखंडता पर कुठाराघात कर सकते हैं। इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो संविधान सभा समझ गई कि विभिन्न रियासतों से मिलकर बने इस देश के समक्ष बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की है। क्या है, संविधान सभा ने ये भाप लिया कि अगर हम लोग राज्यों को अधिक शक्ति देंगे, क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि आप जानते होंगे कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वीपी मेनन और नेहरू, ये सब मिल के क्या करते थे, सभी राज्य में जितने रियासतें थीं,
किसी से ज़बरदस्ती, किसी से प्यार से, कि ऐसे कर कर के हस्ताक्षर करवा करवा के पूरे देश को एकत्र कर रहे थे, पूरे सभी रियासतों को एक करके एक देश बनाने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने बनाया भी। तो ऐसे में छोटे छोटे रियासतों से मिलकर बने देश के सामने एकता और अखंडता का सबसे बड़ा समस्या खड़ा हो सकता है भविष्य में, अगर राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान की गई, अर्थात एकात्मक ढांचा अपनाया गया। तो यदि आपसे ये प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक ढांचे को क्यों अपना लिया गया, ठीक है, भारतीय संविधान में एकात्मक ढांचे को क्यों अपना लिया गया, यहाँ पे संघात मतलब एकात्मक ढांचे को क्यों ठुकरा दिया गया, एकात्मक ढांचे को क्यों ठुकरा दिया गया, संघात्मक ढांचे को क्यों अपनाया गया। ये प्रश्न आपके सामने अगर आ जाए तो आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि प्रारंभ में तो संविधान सभा एकात्मक ढांचे के पक्ष में थी, अर्थात राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के पक्ष में थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा ये समझ गई थी कि छोटे छोटे देशी रियासतों से या छोटे छोटे रियासतों से बना ये देश आगे चल के अगर उसको एकात्मक ढांचा प्रदान कर दिया जाए, राज्यों को अधिक से अधिक शक्ति स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए, तो ये आगे चल के भविष्य में देश की एकता और अखंडता के लिए समस्या बन सकते हैं। इसलिए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए देश को, कि भविष्य में देश टूटने न पाए, इस चीज़ को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने देश में जो देश है भारत देश का जो ढांचा अपनाया वो संघात्मक ढांचा था। तो इस प्रकार से यहाँ ये पूरी तरह से आर्टिकल बन के तैयार होता है। इंडिया अर्थात भारत, ये दोनों विवाद भी आप समझ गए। राज्यों का संघ होगा, जो संघ है, इसके बारे में भी आप समझ गए हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 1(1) में कहा जा रहा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट। तो ये चीज़ अनुच्छेद 1 में कहा गया। तो अनुच्छेद 1(1) हमारा समाप्त हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग लेके मिलेंगे अनुच्छेद 1(2), अनुच्छेद 1(3) और फिर आगे अनुच्छेद 3 मतलब अनुच्छेद 2, फिर उसमें देखेंगे कितने सब आर्टिकल हैं। एक एक आर्टिकल हम लोग विस्तार से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, कुछ भी छूटने वाला है नहीं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समस्त वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।